नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा में रहे हैं और गोंडा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को मेडिकल कॉलेज समेत 1132 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे डाली है। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के लाभार्थियों को हित लाभ का वितरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2022-23 में अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 2 वैक्सीन बनाई, 100 करोड़ लोगों के वैक्सीन लग चुकी है। गरीब को फ्री में राशन देने का काम पीएम मोदी और प्रदेश सरकार ने किया था। पहले गरीब को दिए जाने वाला राशन सत्ताधारी पार्टी के पास पहुंच जाया करता था, आज गरीब को राशन मिल रहा है। विधानसभा के टंडन हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर और गोपाल अंजान भुर्जी को एमएलसी पद की शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने योगी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मनोनीत विधान परिषद सदस्यों का नाम भी फाइनल कर दिया था। भाजपा संगठन और सरकार ने 4 ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम विधान परिषद सदस्य के लिए चुने जिनके सहारे विधानसभा चुनावों की रणनीति को चौतरफा साधने में मदद मिलेगी। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विधान परिषद सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य पद की शपथ ग्रहण करने वाले सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का अनुभव, परिश्रम और कौशल अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य और कार्यकाल के लिए अनंत मंगल कामनाएं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी जितने रहे उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए बधाई दी और बधाई में साफ तौर पर कहा है, लिखा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में हमारे लिए हितकारी होंगे, समाज के लिए भी हितकारी होंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यू टर्न लेते हुए अगले विधानसभा चुनावों से ऐन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ औपचारिक गठबंधन का ऐलान किया। तो इस गठबंधन से किसे होगा फायदा? अखिलेश के साथ आए राजभर तो किन सीटों पर बदलेंगे समीकरण? इस तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको एक खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता के ताज की तलाश में नेताओं के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियों का भी पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान करने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब औपचारिक तौर पर सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। जिला मऊ के हल्दरपुर में आज सुभाषपा ने एक बड़ी रैली आयोजित की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने एक साथ मंच साझा किया और इस मंच से हाथ खड़े कर अपने विरोधियों को एकजुटता का संदेश भी दिया है। दिलचस्प बात यह है कि राजभर अखिलेश की साझा रैली में संकल्प मोर्चा में शामिल असदुद्दीन ओवैसी को राजभर ने नहीं बुलाया, जबकि संकल्प मोर्चा के सहयोगी दल के नेताओं ने एक साथ हुंकार भरी। इस गठबंधन के होने का सबसे बड़ा कारण सपा का पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करना है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर राजभर का खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में यहां सपा और सुभाषपा गठबंधन को फायदा हो सकता है। इसके अलावा कई सीटों पर जहां ओबीसी वोट बैंक अच्छी संख्या में है, वहां हर सीट पर मुस्लिम मतदाता भी अहम है। इन्हें अगर सपा जोड़ने में कामयाब रहती है तो पूर्वांचल में सियासी तौर पर काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है।
सपा आगामी चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर सत्ता का वनवास खत्म करना चाहती है और राजभर को ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिहाज से अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाया है। यूपी में राजभर समुदाय भले ही 3% के बीच है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। ऐसे में संजय चौहान की नोनिया समाज की आबादी 1.26% है, लेकिन पूर्वांचल में 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सपा के यादव मुस्लिम के साथ अगर राजभर और नोनिया समाज एकजुट करने में अखिलेश सफल रहे तो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ सकती है। पूर्वांचल की सियासी ताकत और हर चुनाव में बदलते सियासी समीकरण को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पूरा फोकस योगी के गढ़ पूर्वांचल में चुनौती देने पर है। ऐसे जातीय बिसात पर सपा ऐसे मोहरे सेट कर रही है जिसके जरिए बीजेपी को मात दे सके और सत्ता में एक बार फिर अखिलेश यादव वापसी कर सके। ऐसे में देखना अब ये होगा कि सपा की उम्मीदों पर राजभर कितने खरे उतरते हैं। जनता टीवी के लिए डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो ये सियासी गठबंधन है और टारगेट है पूर्वांचल। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के 19वें स्थापना दिवस पर रतनपुरा ब्लॉक के हलधरपुर में सुभाषपा और सपा की मित्रता का गवाह बन रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे तो भीड़ ने जोरदार स्वागत भी किया। इससे पूर्व दोनों ही नेता एक साथ वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे तो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया था। जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मैं अगले मुख्यमंत्री को लेकर आया हूं, सरकार बनते ही गरीबों का बिजली बिल माफ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े झूठे पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। अब उत्तर प्रदेश से योगी की विदाई तय है, हर तरफ महंगाई बढ़ी है। 19 साल पार्टी को बने हो गया। ऐ भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं। है जोन बायन लखनऊ और दिल्ली में बैठल, दुनिया में अगर एक नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। बोलो है कि नहीं है? एक नंबर का झूठा। और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। बोलो दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है? कितने लोग बदलना चाहते हो? चाहते हो? ये हमने के भाषण सुनौलन, महंगाई कम होई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के कितना कैलन? 1000। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कितना कैलन? पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के कहां कैलन? 100 पार। डीजल 55 रुपया से कहां पहुंचौलन? और देखा रहरी का दाल 50 से कहां पहुंचौलन? 100 पार। योगी जी महात्मा हुवन। अभी अन्ना पशु जो मिलत रहना बुंदेलखंड में, आई बुंदेलखंड से अन्ना पशु बढ़ा के पूरे उत्तर प्रदेश में ला दिया। आज किसान डंडा लेके रात को अपनी फसल लगो रहा है और ये चैन की नींद योगी सो रहा है। इस नाते ये किसानों का दंड दुगुना कर रहे हैं। एनपीके 265 रुपया बढ़ा दिया, डाई 50 किलो से 5 रुपया कम कर दिया और ये किसानों का दंड दुगुना करने की बात करते हैं। घबराओ नहीं योगी जी, ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूं तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। तो अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनिल जी, जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली और जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिला,
ओम प्रकाश राजभर का, वो अपने आप में तल्खी भी बयां कर रहा है, आक्रोश भी बयां कर रहा है और कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि पूर्वांचल में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। देखिए, मुझे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसी स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो साफ तौर पे है। देखिए, ये जो इलाका है ओबीसी बाहुल इलाका है और ओबीसी बाहुल इलाके में एक क्षेत्र इसमें इसका भी है मुख्तार अंसारी का। और लेकिन मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में अक्सर आमतौर पर होता है कि जो विपक्षी दल होते हैं वो वहाँ पे मजबूत कैंडिडेट नहीं देते हैं या कैंडिडेट नहीं देते हैं और वो आमतौर पर जीतते रहते हैं। और जो आज जो यहाँ पे जो माहौल था वो माहौल आपने जैसा कि आपने दिखाया निश्चित रूप से बहुत अद्भुत था। दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव अलग अलग हेलीकॉप्टर से एक ही समय वहां पर आते हैं और वहां से लोग बताते हैं कि अलग जिस तरह से अनाउंसमेंट होता है, पब्लिक का आकर्षण होता है, वो इस बात वो देखने लायक था। किसी तरीके से जनता यहाँ पे उत्साहित थी। वो आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ये इस बात को बताता है कुछ ना कुछ चल रहा है तो जनता अभी बोल नहीं रही। एक बात और मुझे खास बात ये कि अभी जहां तक हम लोग धन के बाद धन की राजनीति करते थे और राजनेता धन की राजनीति करते थे, वहीं पर अब इस समय महंगाई का मुद्दा लेके चले गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कोर्ट ने 2 दोषियों को सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। राजेश सिंह नौशाद को फांसी की सजा मिली है। 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। हत्यारोपितों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। जिलाध्यक्ष शोभनाथ मिश्रा हत्याकांड में सजा का मामला है। 2012 शोभनाथ मिश्र के घर में घुसकर हत्या की गई थी। विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो कोर्ट पंकज श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट पंकज श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई है। 2 दोषियों को फांसी की सजा, राजेश सिंह और नौशाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात देवभूमि की होगी। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने केदारनाथ धाम पहुंचकर केदार बाबा के दर्शन कर लिए। साथ ही केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया, जिसके बाद हरीश रावत का कहना है कि केदारपुरी के ज्यादातर काम उनकी सरकार में ही पूरे हो चुके हैं, लेकिन 5 काम ऐसे हैं जो केंद्र सरकार में अभी भी अटके हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में आकर उनकी मंजूरी करते हैं तो हमें लगेगा डबल इंजन की सरकार ने अपने पापों का कुछ तो प्रायश्चित कर लिया है। प्रधानमंत्री जी बार बार आए और कोविड, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मामले में जो उनका मिसमैनेजमेंट है उसके लिए भगवान केदार से क्षमा भी मांग लें। और जो उनका डबल इंजन उत्तराखंड में फेल हो गया, नॉन स्टार्टर है, उसके लिए भी कहें भगवान ये गलती होगी, ये जो हमने डबल इंजन का जुमला दिया, ये भगवान केदार वो जुमला जो है फेल हो गया। गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, तो वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा अमित शाह के दौरे की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। साथ ही भगत ने कहा कि अमित शाह घसियारी योजना का भी शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही भगत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसे ऐतिहासिक बनाने की बीजेपी की मंशा है। इसे लेकर आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक हुई है। एक तो एक घसियारी योजना जो प्रदेश के अंदर लागू करने का है, जिससे पहाड़ों में जो घटना होती है, घास काटने में महिलाएं गिरकर कई बार मर भी जाती हैं, उनको हरी घास का बैंक मिले अपने क्षेत्र में, इसके लिए ये योजना लागू हो रही। और दूसरा, एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी जनसभा को हमने अभी देहरादून तक सीमित रखा है, लेकिन एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का मन है, इसलिए कार्यकर्ताओं की आज बैठक की है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, मैं समझता हूं कि देहरादून जिला और देहरादून महानगर से 1 लाख लोगों की रैली होगी और जो ये मैसेज देगी
अब की बार 60 के पार। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया और अलग अलग जगहों में मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। नैनीताल जिले में अभी तक डेंगू के 15 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासी सावधानी भी बरत रहा है। एसीएमओ नैनीताल के मुताबिक डेंगू को देखते हुए पहले ही सावधानी बरती जा रही, लेकिन आपदा आने के बाद आपदाग्रस्त इलाकों में जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य में जहाँ जहाँ पानी भर गया था और डेंगू होने की समस्या अगर उत्पन्न हो सकती थी, तो स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में 1000 टीमें जो हैं ज़मीन पर उतार दी हैं और हर स्तर पे जो है वहाँ छिड़काव किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग भी 24 घंटे काम पे लगा है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बागेश्वर मुख्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए किए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा। तो वहीं मजदूर संघ के अध्यक्ष गणेश बोरा का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य मजदूरी से जुड़े ग्रामीणों को अल्प मानदेय मिलने से बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। जो मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, उनका कहना है कि प्रदेश सरकार अगर मूलभूत मांगे नहीं मानती तो अगले महीने प्रदेश स्तर पर विधानसभा को घेरा जाएगा। अंचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जो है भारतीय मजदूर संघ से भी फिलहाल नया संबद्ध हुआ है। इनकी कई मांग है कि 18,000 जैसे उनका मानदेय मिलना चाहिए इनको, क्योंकि दिनमान 8 घंटे 9 घंटे रात भर भी ड्यूटी कर रहे हैं। अपने घरों का कारोबार छोड़ छाड़ के ये लोग जो है केवल आंगनबाड़ी पर ही डिपेंड है। इनके परिवारों की भरण पोषण की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो सरकार द्वारा इनको प्रोत्साहन राशि और मानदेय जो भी दिया जा रहा है और वो राज्य कर्मचारी के लिए घोषित किया जा रहा है, वो करने का भी इनका एक वो भी मांग है। दूसरा, इनके जो मोबाइल सेवाएं जो थी, मोबाइल जो उनको सरकारी कार्यों के लिए दिए गए थे, वो भी इनके सब खराब हो गए हैं। या तो वो नए मोबाइल दिए जाए या उनके लिए लैपटॉपों का प्रबंध किया जाए। और मेन जो है मुद्दा कि इनका वेतनमान का है, वेतनमान इनका बढ़ाया जाए। परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे सर। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले ट्रैकर्स के लिए अब शासन प्रशासन नए नियम लागू करने जा रहा है। उत्तरकाशी डीएम ने जिले के सभी डीएफओ को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में ट्रैकिंग रूट और हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में जाने वाले ट्रैकर्स के मानकों के अनुरूप जांच की जाए और साथ ही सभी ट्रैकर्स की मेडिकल जांच की अनिवार्यता का सख्ती से पालन भी किया जाए। इसके अलावा डीएम ने गंगोत्री नेशनल पार्क में नेशनल रूटों की स्थिति सुधरने तक पार्क के सभी ट्रैक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिजली के मोरी हर्षल भटवाड़ी क्षेत्रों में एक सीमित ऊंचाई तक ही पूरी मेडिकल जांच रजिस्टर्ड ट्रैकिंग एजेंसी के सभी मानकों और इक्विपमेंट्स की जांच के बाद ही ट्रैकर्स को आगे जाने की अनुमति दी जाए, ऐसा कहा है। पार्क का एक रूट जो है ट्रैक रूट दिनांक 17, 18 और 19 तारीख को अतिवृष्टि और ओला बर्फ पड़ने की वजह से टूट गया है और उसके मरम्मत का कार्य चल रहा है। जब तक मरम्मत का कार्य चल रहा है, पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अभी पर्यटकों को का जो है ट्रैकर्स और पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। पार्क खुला। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।